हाय फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम डी ब्लॉक तत्वों के गुणों में आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व जो होते हैं डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण से, अयोग्य इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण से ये विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे जो भी तत्व हैं, जैसे जिंक है, जिंक परिवार के जो तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था फिक्स्ड है, मतलब समान होती है और समानता जो है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। बाकी के जो तत्व हैं वो भिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कुछ तत्वों की मान लीजिए हमको ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकिल का ज्ञात करना है, इसके बाद आयरन का आपको ज्ञात करना है, फिर कॉपर का ज्ञात करना है और मान लेते हैं हम मैग्नीज का की ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात करना है। तो निकिल, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 28 होता है, 28 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हम कर लेंगे, मान लेते हैं AR और उसके बाद हो जाएगा 3D8 और 4S2 हो जाएगा। आयरन का जो होगा वो AR 3D6 4S2। ऐसे ही कॉपर 29 AR 3D10 4S1। और इसके बाद मैग्नीज का जो है 25 होता है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे। तो 3D5 4S1 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके हो गए। अब निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? तो पहले यहाँ मान लेते इसका बना लेते हैं डी सबसेल बना लेते हैं और यस हो गया। यस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। इसके बाद इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने के लिए डी ब्लॉक तत्वों में ये हमेशा याद रखना है कि जो डी ऑर्बिटल्स होगा या डी सबसेल जो होंगे, डी सबसेल में जो फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ वो मतलब नहीं निकलेंगे, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन आपको मतलब नहीं निकालना है और बाकी से ऑक्सीकरण अवस्था को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ जैसे हो गया 4S वाला पहले निकलेगा, हम जानते हैं, तो 4S का हो जाएगा +2 यहाँ हो गया। अब एक यहाँ से निकल जाएगा +3 और एक यहाँ से निकल जाएगा तो हो गया कितना? +4। अर्थात निकिल कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेगा? +2 की, +3 की और +4 की। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जाएगा, 4S का +2 की ऑक्सीकरण अवस्था बन गई। इसके बाद यहाँ से एक निकल जाएगा +3, यहाँ से निकला +4 ऑक्सीकरण अवस्था। तो +2 +3 +4 की ऑक्सीकरण अवस्था ये निकिल क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक इसी प्रकार से आयरन की हम ऑक्सीकरण अवस्था को देख लेते हैं। आपको याद यही रखना है कि ये जो डी है, डी में जो फुलफिल्ड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका नहीं निकलेगा और बाकी जो अनपेयर्ड वाला होगा वो निकल जाएगा। तो डी यहाँ देखिए D6 है, डी बन गया, कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6। यस है, कितना इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ से हो गया कितना? +2, एक ये निकला +3, फिर ये +4, फिर ये निकला +5 और फिर ये निकला कितना हो जाएगा? +6।
मतलब जो आयरन होगा +2 +3 +4 +5 एवं +6 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कॉपर की बात कर लें, कॉपर यहाँ डी देखिए वो फुलफिल्ड है, पूर्ण रूप से जो डी है वो भरा हुआ है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको बताई गई है कि इसकी जो होती है वो +1 होती है, +2 होती है। +2 होने का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन आपको ये भी बताया जा रहा है कि डी यदि फुलफिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए पेयर्ड है पूरी तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कॉपर जो है वो एक्सेप्शन है, तो यहाँ इसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था के लिए है वो भी अपवाद स्वरूप है, एक्सेप्शन है यहाँ पर। और यहाँ इसी कारण से +1 की और +2 की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है मैग्नीज 3d5 है 4s2 रहेगा। तो 3d कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। और उसके बाद यस है, यस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, पहले ये निकल जाएगा, +2 हो गया, फिर यहाँ से +3 +4, यहाँ से +3, यहाँ से निकला +4, फिर यहाँ से निकल जाएगा +5, फिर यहाँ से निकल जाएगा +6, फिर यहाँ से निकल जाएगा +7। इसका मतलब ये है कि मैग्नीज +2 +3 +4 +5 एवं +6 और +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। क्यों प्रदर्शित करता है? और यहाँ पर हमने आपको बताया कि भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का इसका मुख्य रीजन होता है वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण से ये विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। विभिन्न तत्वों में जो भी डी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व जो है वो कौन सा है? मैग्नीज। वो +2 से लेकर के +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ये मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। कुछ तत्वों की इसी उदाहरण लिख दीजिएगा, जैसे मान लीजिए निकिल का है ये सामान्यतः +2 +3 +4, कॉपर है +1 +2, आयरन है +2 +3 +4 +5 +6 तक की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए मैग्नीज है तो +2 +3 +4 +5 +6 एवं +7 की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से आप किसी भी तत्व की यहाँ डी ब्लॉक तत्वों में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके बाद है उत्प्रेरकीय गुण, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। इसकी क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। उत्प्रेरकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण में जो है हम जानते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वह उत्प्रेरक का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जैसे फाइबर में देखिए या हैलोजनीकरण में देखिए, ये विभिन्न प्रकार की इन सब अभिक्रियाओं में या सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में देखिए, तो इन सभी अभिक्रियाओं में डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वह उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो इनके उत्प्रेरक का कार्य करने का मुख्य रीजन क्या होता है? पहला ये होता है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका जो आकार होता है वो छोटा होता है और छोटे आकार के कारण से ये उत्प्रेरक का गुण रखते हैं। तो पहला रीजन ये हो गया कि छोटे आकार के कारण से ये उत्प्रेरक का गुण रखते हैं। दूसरा लिखा जा सकता है कि ये जो तत्व होते हैं ये तत्व डी ब्लॉक के तत्व विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और भिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण से ये उत्प्रेरक का गुण रखते हैं। इसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मतलब जो है चुंबकीय गुण में, चुंबकीय गुण। तो चुंबकीय गुण के आधार पर ये जो तत्व होते हैं ये दो प्रकार का गुण दर्शाते हैं। एक है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय
जिसको कहा जाता है डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से वह जो होते हैं वो चुंबक से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, अर्थात अपने स्थान से दूर हट जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है वह क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, या उनको हम डायमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। अब जैसे इन तत्वों में मान लीजिए जिंक है, जिंक की बात करें तो जिंक 30 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, या ऐसे लिखेंगे हम 4s2 3d10। तो यहाँ देखिए सारे के सारे जो सेल्स हैं, सब सेल हैं, वो पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, पूरी तरीके से भरे हुए हैं। यहाँ मान लीजिए 4s की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें डी की बात कर लें, 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूर्ण रूप से ये भरे हुए हैं। अर्थात यहाँ पर अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं? 0 हैं। अर्थात इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से, चुंबकीय क्षेत्र में रखने से प्रतिकर्षित हो जाते हैं और इस कारण से प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। ऐसे हम कर सकते हैं कि इनमें जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इसके बाद होता है पैरामैग्नेटिक, जिसको अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से ये चुंबक के प्रति जो होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं। पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से वे चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, वही अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वह अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं या वह अनुचुंबकीय गुण रखते हैं। तो डी ब्लॉक तत्वों में जो तत्व जो होंगे जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे। या विभिन्न प्रकार के इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, डी ब्लॉक तत्वों के कुछ कंपाउंड भी होते हैं, वो अनुचुंबकीय गुण रखते हैं। और अनुचुंबकीय गुण रखने का मुख्य रीजन क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अनुचुंबकीय गुण रखाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब हाफ फिल, अर्ध भरे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आधे भरे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिनमें आधा भरा होता है, हाफ फिल्ड होते हैं, उन्हीं को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मान लेते हैं पी सब सेल है, पी फोर्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है देखिए 6 मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, तो पूर्ण रूप से भरे हैं। इसका मतलब ये है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है कितनी? 0। तो इस तरह से जो भी पदार्थ होंगे जिनमें, जिसे अब हम मान लेते हैं यहाँ पर बात कर ली जाए, मैग्नीज की बात कर ली जाए या आयरन की ही बात कर ली जाए। आयरन की हम बात कर लेते हैं। आयरन कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जो होगा AR, मतलब यहाँ AR तक फुलफिल रहेगा। उसके बाद 3D6 4s। अब यहाँ पर देखा जाए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, ये चुंबकीय गुण दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मतलब ये जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो देखिए यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय पदार्थ होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो जो है अनुचुंबकीय गुण नहीं दर्शाएगा। तो यहाँ पर पहले डी ऑर्बिटल यहाँ पर बन गया। 5 प्रकार होता हम जानते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। 1 2 3 4 5 6।
फोरियस है, फुलफिल्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो जाएंगे? 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 4। तो आयरन में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयोनिक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अनचुंबकीय गुण दर्शाएगा। या हम मान लेते हैं इसके बाद अभी मान लिया जाए Fe 3 पॉजिटिव, Fe क्या हो? 3 पॉजिटिव हो। तो Fe 3 पॉजिटिव यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात किए जाएं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्ञात किए जाएं यहाँ पर। तो यहाँ एटॉमिक नंबर तो जो रहेगा वो आपका सेम ही रहेगा, 26 ही रहेगा। पर Fe 3 पॉजिटिव की हम बात करें तो Fe 3 पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लीजिए। जैसे तो हम जानते हैं जब भी किसी परमाणु पर धनावेश आता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन में होगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएगा। होता 26 पर हो जाएगा कितना? 23। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 3d6 बनता है वो इसका Fe 3 पॉजिटिव का बन जाएगा Ar 3d5 और 4s 0। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। मतलब यहाँ जो होगा पहले 4s का इलेक्ट्रॉन कम होगा। अच्छा, कुछ लोग यहाँ से जैसे मान लीजिए आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d मान लेते हैं यहाँ पर 6। ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इसका आह बाव नियमानुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इस तरह से बनता है और यहाँ पर बना दिया गया कि इसका आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो इस तरह से बनेगा। तो इसके बाद जो है यहाँ मतलब 3d6 हो जाएगा। तो अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे मान लीजिए 3 पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले कम होना चाहिए, तब बाद में। जबकि यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए आपको बता रहे हैं कि पहले 4s से इलेक्ट्रॉन कम होगा, फिर जो है 3d से इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो इसका रीजन क्या है? जबकि ये ऐसे आ रहा है तो ये इसका कारण ये होता, फोर्थ सेल बायतन जो सेल है वो 4s है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s है, मतलब जो चौथा कोष है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब जैसे सामान्यतः हम पूछे, जैसे मान लीजिए शर्ट पहने, जैकेट पहने सब, तो सबसे ऊपर जो होगा पहले उसी को निकाला जाएगा। जैकेट पहने हैं पहले जैकेट निकाला जाएगा, स्वेटर है तब स्वेटर को निकाला जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से बाह्यतम जो सेल है तो पहले 4 है तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से कम होगा, फिर जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम होगा। इस कारण से 4s से इलेक्ट्रॉन पहले कम हुआ, उसके बाद 3d से इलेक्ट्रॉन कम हुआ। तो यहाँ पर हो गया। अब d बना लीजिए। d में टोटल हो गया कितना इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। और 4s इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितने आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 0। हम जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की जो ये है वो हम किसी भी पदार्थ का जो है चुंबकीय आघूर्ण हम उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का जो होता है वो सूत्र होता है जिसको हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण बराबर जो है √n n + 2। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। यदि n, जहाँ n क्या है? n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
यदि किसी पदार्थ में अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्मित का मतलब यह है कि युग्मित ना हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो युग्मन ना हो, उसका जोड़ा ना बना हो। तो यदि किसी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण भी होता है, और यदि किसी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 तो चुंबकीय आघूर्ण 0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है मतलब उसका चुंबकीय, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो जहाँ इसमें जो n है वो n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। अब मान लेते हैं आपको निकिल का चुंबकीय आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। निकिल का क्या ज्ञात करना है आपको, चुंबकीय आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। या हम मान लेते हैं Ni2 पॉजिटिव का आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो निकिल जो होता है वो 28 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा Ar3D 8 और 4s कितना हो जाएगा 0। D बना लीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर कितने इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन देखिए युग्मित हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो युग्मित नहीं है, मतलब अयुग्मित हैं। अयुग्मित हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई 2। अब इसका हमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो चुंबकीय आघूर्ण जो है तो क्या बताया गया, बराबर जो है √n ब्रैकेट में n+2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 2। तो यहाँ इसका हम चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट कर सकते हैं। n कितना है 2 ब्रैकेट में 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बराबर 2 2 4 4 के कितना हो जाएगा 12। तो 2 दूनी 2 + 2 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। रूट कितना आ गया 8। तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण बना वो कितना आ गया √8 आ गया। और इसकी जो इकाई होती है वो बोर मैग्नेटेल में होती है, इसकी यूनिट जो होती है वो बोर मैग्नेटेल होती है। अर्थात इसका जो निकिल Ni2 पॉजिटिव का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो होगा √8 मिलियन बोर मैग्नेटेल।